हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो नंबर 9 है, ये टॉपिक नंबर 3 है, इसका ये पार्ट 2 है। आप इससे पहले के पार्ट 1 में मैंने काव्य क्या होता है यानी इसकी परिभाषा क्या है ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। 2 प्रकार से परिभाषा बताई थी, एक नॉर्मल परिभाषा थी, एक आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या परिभाषा होती है वो भी बता दी मैंने। साथ ही मैंने ये भी बता दिया था कि काव्य को जो प्रकार है यानी काव्य के जो भेद हैं उनको 2 तरीके से बांटा गया है, एक तो स्वरूप के आधार पर, एक बांटा गया शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर जो बांटा गया है वो इस प्रकार से था, और जो शैली के आधार बांटा गया था वो 3 प्रकार से थे, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। तो उसमें से ओनली चंपू काव्य को मैंने अलग से लिख लिया है। साथ ही साथ मैंने इससे पहले के पार्ट 1 में मैंने श्रव्य काव्य के बारे में और दृश्य काव्य के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। श्रव्य काव्य क्या होता है? ऐसा काव्य जिसका आनंद अपन पढ़कर या सुनकर लेते हैं उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य के बारे में मैंने बता दिया था, ऐसा काव्य जिसका आनंद अपन आंखों से देख करके लेते हैं रंगमंच पर, उसे अपन क्या कहते हैं? दृश्य काव्य कहते हैं। इसके भी 2 भाग हैं, नाटक और एकांकी। इनको मैं स्टडी कराने वाला नहीं हूँ, नाटक एकांकी क्या है, क्योंकि इसकी स्टडी में गद्य काव्य में करा चुका हूँ। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। आज वीडियो में अपन प्रबंध काव्य के बारे में पढ़ेंगे और मुक्तक काव्य के बारे में, और जो इनके भाग हैं अभी दिख रहे हैं आपके सामने, साथ ही चंपू काव्य के बारे में, इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए प्रबंध काव्य की शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रबंध काव्य क्या होता है? इसमें किसी प्रमुख कथा का वर्णन आदि से अंत तक किया जाता है। समझने वाली बात क्या है? आदि का मतलब होता है शुरू से, और अंत का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक वर्णन किसी भी कथा का कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? अपन प्रबंध काव्य कहेंगे। कथा का क्रम जो है बीच में कहीं नहीं टूटता हो, और लघु कथाएं बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रामचरितमानस और हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। अब देखिए थोड़ा सा आगे, और प्रबंध काव्य के 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक गीतियां। ये जो आख्यानिक गीतियां वाला है इसको बाद में पढ़ेंगे। प्रेजेंट में अपन फिलहाल में खंड काव्य और महाकाव्य के बारे में विस्तार से जानेंगे, और जानेंगे प्रबंध काव्य के बारे में। तो 1, 2, 3 इन तीनों को समझने की जरूरत है, जो कैसे होती है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है रामचरितमानस, ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। और देखो महाकाव्य को पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है, जैसे रामचरितमानस। तो महाकाव्य में भी एग्जाम्पल क्या लिखा है? रामचरितमानस। और प्रबंध काव्य में भी उदाहरण क्या लिखा है? रामचरितमानस। ऐसे ही सेम इसमें खंड काव्य को पढ़ते हैं। इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध। और देखो यहाँ भी क्या लिखा है? हल्दी घाटी का युद्ध। यानी प्रबंध काव्य जो है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो प्रबंध काव्य भी है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो खंड काव्य भी है। ऐसे रामचरितमानस जो है महाकाव्य भी है, और रामचरितमानस जो है वो प्रबंध काव्य भी है। इतना समझ में आ गया? कैसे, थोड़ा समझते हैं। अभी रामचरितमानस की थोड़ी बात कर लेते हैं। अंतर कितना है दोनों में? महाकाव्य खंड काव्य में मेन अंतर क्या है, या फिर प्रबंध काव्य कैसे क्या होता है, थोड़ा समझिए। मैंने कहा रामचरितमानस, इसमें क्या हुआ है? भगवान राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन हुआ है, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक सभी घटनाओं का वर्णन कर दिया। तो ये एक प्रबंध काव्य है, यानी कि शुरू से अंत तक का किसी कथा का वर्णन शुरू से अंत तक किया जाए, वो क्या है? एक प्रबंध काव्य कहलाता है। तो रामचरितमानस में भगवान राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है, तो ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य तो ये है ही है, लेकिन याद रहे कि संपूर्ण जीवन का वर्णन जिस कथा में होता है वो प्रबंध काव्य तो होती है, साथ में वो महाकाव्य भी होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं खंड काव्य के बारे में, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध, ये वाला, इसको समझिए। ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में, मुगल शासक के बीच में। अब देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में जो कथा लिखी गई है इसके ऊपर, इसमें न तो महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवन का वर्णन हुआ है, और न मुगल शासक जो है उसके संपूर्ण जीवन का वर्णन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उनके बीच जो युद्ध हुआ था, कब प्रारंभ हुआ, कब वो एंड हो गया, उसके क्या परिणाम रहे, ये सब उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी तो एक कथा है। तो देखिए ये जीवन की, महाराणा प्रताप के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन कर रही है कथा ये वाली, तो इसे कहेंगे अपन क्या? खंड काव्य। खंड काव्य होता ही क्या है कि किसी किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन खंड काव्य। क्लियर है? तो देखिए ये खंड काव्य तो है ही है, लेकिन साथ में ये क्या है? एक प्रबंध काव्य भी है। यानी प्रबंध काव्य का सीधा सा मतलब है कोई भी कथा, चाहे वो छोटी हो
चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो जीवन की किसी एक घटना का वर्णन कर रही हो, चाहे वो संपूर्ण जीवन का वर्णन कर रही हो, इसे कहते हैं अपन प्रबंध काव्य। ठीक है, लेकिन महाकाव्य खंड काव्य में क्या है, महाकाव्य कहता है कि मुझे संपूर्ण जीवन का वर्णन चाहिए, और खंड काव्य कहता है कि मुझे कुछ नहीं, बस जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो जाए, वही मेरे लिए काफी है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक? तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रबंध काव्य क्या होता है, तो इसमें किसी कथा का वर्णन जो है शुरू से लेकर के अंत तक किया जाता है। महाकाव्य की बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कथा का वर्णन तो होता है, लेकिन संपूर्ण कथा का वर्णन होता है, संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। और खंड काव्य क्या है, इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को? तो ये था बेसिकली अंतर प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य में। बात कर लेते हैं आख्यानिक गीतियों की। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्णन इसमें भी होता है, लेकिन त्याग, तपस्या, बलिदान, वीरता, पराक्रम आदि इन सब के वर्णन होते हैं। यानी कोई भी आप ऐसी कविता पढ़ें, ऐसा कोई काव्य पढ़ें जिसमें कहीं ना कहीं त्याग की बात की गई हो, तपस्या की बात की गई हो, बलिदान की बात की गई हो, वीरता की या पराक्रम की, इनमें से किसी एक की भी बात अगर की गई है किसी कविता में, तो वो कविता जो है वो क्या कहलाएगी, आख्यानिक गीत, या कह सकते हैं आख्यानिक गीतियां कहलाती है। जैसे कि रानी झांसी वाली के ऊपर जो कविता है, उसमें क्या उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, जो भी मैं सुनाता हूँ, पहले भी मैंने आपको सुनाई थी, चमक उठी सन 57 मतलब पुरानी थी। ये जो कथा है, ये जो काव्य है, जो कविता है, वो क्या है, आख्यानिक गीत है। इसे कहते हैं आख्यानिक गीतियां या आख्यानिक गीत। ऐसे ही आप और भी कई सुनते होंगे, त्याग, तपस्या, बलिदान के ऊपर, इन्हें कहते हैं आख्यानिक गीतियां। अगर आप कक्षा 10th या 12th के छात्र हैं, तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। इसको आप याद करिए तो ठीक, नहीं करिए तो ठीक। जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे सब चीजें लिख दी हैं। आपके लिए इंपोर्टेंट क्या है, तो आपके लिए इंपोर्टेंट है महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। लिखा है यहाँ पे देखो, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10th एंड 12th। और बता दूं 2024-25 यानी 25 में आप एग्जाम देंगे, तो 25 के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना, साथ में ये सबसे ज्यादा याद करना है, इसको भूलना ही नहीं है भैया, ये पक्का मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब देखो महाकाव्य खंड काव्य के बीच अंतर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ठीक है, एक तरफ लिखा है महाकाव्य, एक तरफ लिखा है खंड काव्य। अंतर देखते हैं दोनों में, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर दृष्टि से ध्यान रखना, याद कर लेना है 100%, है ना। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। मैंने समझा दिया अभी आपको कैसे होता है। महाकाव्य में विस्तार होता है और खंड काव्य में क्या होती है, संक्षिप्तता, यानी विस्तार कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? सिंपल सी बात है, अगर संपूर्ण जीवन का वर्णन करेंगे तो क्या होगा, विस्तार ज्यादा ही होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, किसी जीवन की एक घटना का वर्णन करते हैं तो विस्तार क्या होगा, ऐसा कम होगा। इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। पात्र क्या होते हैं, आप रामचरितमानस को देखे होंगे टीवी पे, तो आपको हनुमान जी दिखाई दिए होंगे, समस्त वानर सेना दिखाई दी होगी, भालू, रीछ वगैरह जो आपने देखे होंगे, वो सब क्या हैं, वो एक पात्र है। ठीक है, इसमें राम जी भी एक पात्र है, लक्ष्मण जी भी एक पात्र है। अंतर इतना है कि लक्ष्मण जी कौन है, इसके पात्र होने, सॉरी राम जी कौन है, इसके पात्र होने के साथ साथ नायक है, यानी कि उन्हीं के जीवन पे पूरा रामचरितमानस आधारित है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए, खंड काव्य में पात्रों की संख्या क्या होगी, कम होगी, सिंपल सी बात है। महाकाव्य का नायक महान होता है, यानी कि महाकाव्य जिसके ऊपर भी लिखा जाएगा वो एक महान नायक ही होगा भैया, और खंड काव्य का नायक महान हो ये आवश्यक नहीं है। उदाहरण की बात कर ले तो रामचरितमानस एक महाकाव्य, कामायनी भी एक महाकाव्य। रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास जी ने। कामायनी किसने लिखी, जयशंकर प्रसाद जी ने। ये आपको याद कर लेने, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। एक तो इनमें अंतर पूछता है कि महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि महाकाव्य के किन्हीं दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं कि आपको इतना याद कर छोड़ दिया, ये नीचे का नहीं किया, ये भी आपको याद कर लेना है। एक चीज और बता दूं, अभी बिल्कुल वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, पूरा देख के जाना है। मैं आपको लास्ट में एक चीज बताने वाला हूँ, आगे देखिए। उदाहरण, इसके उदाहरणों की बात कर लें तो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये भी एक क्या है, खंड काव्य। और सुदामा चरित्र है, ये भी क्या है, खंड काव्य है। ये किसने लिखा, श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा, और ये किसने लिखा, नरोत्तम दास जी ने लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आगे, काव्य समझते जाना बेटा। काव्य के दो भेद कौन कौन से, श्रव्य काव्य एंड कौन सा, दृश्य काव्य। ठीक है, तो अपन ने काव्य की परिभाषा पढ़ ली,
दृश्य श्रव्य काव्य क्या है ये पढ़ लिया, दृश्य काव्य क्या है ये पढ़ लिया, लेकिन इनके बीच में अभी जो रह गया है वो है अंतर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना अभी ये रह गया है पढ़ने के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद, प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। इसको थोड़ा सा गैप करके लिख देता हूं मैं, मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य के भी 3 भेद, महाकाव्य, खंड काव्य और तीसरा है आख्यानिक गीतियां। ठीक है, ये 3। तो देखिए प्रबंध काव्य के बारे में और महाकाव्य क्या है ये पूरा पढ़ लिया मैंने, खंड काव्य क्या है ये पढ़ लिया, आख्यानिक गीतियां क्या है ये भी पढ़ लिया। महाकाव्य खंड काव्य के बीच में जो अंतर है ये भी हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है विशेषताओं के ऊपर। तो विशेषता कैसे बनाओगे, क्वेश्चन आएगा कि महाकाव्य की 4 विशेषताएं लिखो, तो आपको लिख देना है महाकाव्य की विशेषता, हेडिंग बना के इन पॉइंट्स को ना विशेषताओं में लिख देना है। ठीक है, ऐसे खंड काव्य विशेषता पूछता है तो इन पॉइंट्स को बना करके आप खंड काव्य की विशेषताओं में लिख देंगे। ठीक है, तो महाकाव्य खंड काव्य के अगर अंतर पूछे तो आप लिख देंगे, विशेषता पूछे तो आप लिख देंगे, यदि कवियों के नाम और रचनाएं पूछता है तब भी आप लिख देंगे। यानी कि यहां से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, आख्यानिक गीतियां मैं बता रहा हूं, आप याद करिए नहीं तो मत करिए। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अभी पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक के बारे में। पाठ्य मुक्तक और कौन सा, गेय मुक्तक। गेय मुक्तक तो अभी देखो एक क्वेश्चन तो ये रह गया 1, तो दूसरा क्वेश्चन क्या रह गया, प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य के बीच में भी अंतर होता है बेटा, ये वाला। तो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक ए वाला और एक ए वाला, 2 रह गए हैं। अभी हम पढ़ेंगे मुक्तक काव्य क्या होता है, पाठ्य मुक्तक क्या होता है और गेय मुक्तक क्या होता है। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके ये रह जाते हैं और लास्ट में रह गया आपका चंपू काव्य, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन अभी इसमें रह गए हैं। जैसे ही 6 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपका पूर्ण रूप से जो काव्य टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन 6 क्वेश्चनों के साथ में, इसलिए कि ना काव्य खत्म हो पाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।